बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज आजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल और सदारती रेफरेंस के तनाजुर में सबसे बड़ी खबर, जी हां बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच को मतनाज़ा बनाने की साजिश। जी बिल्कुल, नवाज लीग ने बिलवास्ता तौर पर काजी फाइज ईसा से राब्ता कर लिया और अदलिया को तकसीम करने की इस खौफनाक साजिश का इंकशाफ हो चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है, बैकग्राउंड समझना जरूरी है इस मामले का। आप ये बात जानते हैं, अपनी गुज़श्ता वीडियो में हम ये बात आपके सामने रख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस के मामले पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने जा रही है। आज 2 रुकनी बेंच, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और उनके साथ सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे, 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार की उस दरखास्त की समाअत की जो कि तहरीक अदम एतमाद और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे ये दरखास्त जो है वो ये पहले कहा जा रहा था कि शायद जरा ठहर के सुननी है, लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि असखुद नोटिस ले लिया है, लेकिन असखुद नोटिस नहीं था। इसी दरखास्त को उन्होंने एंटरटेन किया और फिर इब्तदाई तौर पर जब उन्हें यह मालूमात मिली अखबार के जरिए कि हुकूमत पाकिस्तान भी सदारती रेफरेंस लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया, उनसे पूछा और अटॉर्नी जनरल ने उन्हें कहा कि जी बिल्कुल हम सोमवार के दिन आ रहे हैं। यानी ये बात है जुम्मे की जो आपको बता रहा हूं। तो सोमवार के दिन आज समाअत हुई 2 रुकनी बेंच, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख चुका हूं कि किस तरह से उस इब्तदाई समाअत के बाद अपोजिशन की जमातें पीडीएम, मुल्ला फजल, शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के चेहरे लटकते हुए नजर आए। और इस दौरान जो मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं वो ये जान चुके हैं, मैं ये बात वहां पर बता चुका था कि किस तरह से मुल्ला फजल जो है वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। उसके बाद बिलावल और शहबाज जब बाद में आए तो मुल्ला फजल भी पहले क्या कर गए कि अदालत आइन और कानून की रोशनी में फैसला करे, और उसके बाद बिलावल ने यह कहा कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, हमें लाया गया है, यहां पे बुलाया गया है और हम ये चाहते हैं और हमारा ये तासुर है और हमारा जो है वो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी सियासी जमात की साइड नहीं लेगी और आइन और कानून की रोशनी में फैसला करेगी। आज जिस किस्म के रिमार्क्स सामने आए, उन रिमार्क्स के बाद खासतौर पर जब स्पीकर ने खासतौर पर जब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीजर के अंदर कोई मुदाखलत नहीं चाहते, 63A की तशरीह करेंगे और लार्जर बेंच बनाने जा रहे हैं और रेफरेंस की समाअत 24 मार्च को होगी। जी बिल्कुल, रेफरेंस की समाअत उन्होंने कहा कि 24 मार्च को होगी, क्योंकि अभी 22-23 मार्च को एक्टिविटीज़ हैं, OIC कॉन्फ्रेंस और 23 मार्च की परेड। सियासी जमातों को कहा कि अपने तहरीरी जवाबात जमा कराएं। इत्तेहादियों को भी उन्होंने ये कहा कि आप भी अगर आना चाहते हैं तो हम आपको एंटरटेन करेंगे। लेकिन अहम तरीन मामला उसके बाद ये सारी एक्टिविटी हुई, क्योंकि ये जो इंकशाफ आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच को, सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है उसे मतनाज़ा बना दिया जाए, ऐसा मंसूबा है मरियम नवाज का। और बिलवास्ता राब्ता ये कुछ जो है वो मुलाजिम सहाफ़ी हैं जिनके मुतल्लिक जिनका एक पूरा बैकग्राउंड है, आप ये जानते हैं। और ये ऐसे मुलाजिम सहाफ़ी हैं और वड्डे एंकर और वेले कालम नगारों के करीब तरीन समझे जाने वाले ऐसे मुलाजिम दानिश्वर हैं कि जो कि बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल के करीब हैं, मरियम नवाज के करीब हैं, बल्कि इसी तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी करीब हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी ये मुलाजिम सहाफ़ी और उस वक्त भी ये जो मैंने मुलाजिम दानिश्वर कहता हूं, इनके मुतल्लिक आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बड़े करीब रहे और इन्होंने ही और नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ घटिया और गलीज कंपेन भी चलाई थी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो रिमार्क्स हैं या इस हवाले से जो दीगर मामलात हैं वो किस तरह से वो बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते रहे, इसकी तफसीलात आप जानते हैं, हम उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। लेकिन आज कुछ अहम तरीन हुकूमती ज़राए को इस बात का पता चला, इंकशाफ हुआ कि आज की इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच की समाअत के बाद मरियम नवाज की जानिब से
इन मुलाजिम दानिश्वरों, मुलाजिम सहाफ़ियों से रब्ता किया गया और फिर इन मुलाजिम सहाफ़ियों और मुलाजिम दानिश्वरों का जस्टिस काजी फायज ईसा से भी रब्ता हुआ, ऐसा कहना है एक अहम तरीन हुकूमती जरिए का। उन्होंने इस बात का दावा किया है और इसको फिर हमने एक और सोर्स से भी कंफर्म किया। तो जनाब मामलात कुछ इस तरफ को जा रहे हैं कि इस किस्म की बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में किस किस को शामिल किया जाएगा, उस हिसाब से देखकर जो है वो फिर जो मरियम नवाज का नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, जो उसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो मौलाना फजल और इसके साथ साथ जनाब दीगर जो लोग हैं उनके सोशल मीडिया सेल हिस्सा डालेंगे और उस हिसाब से लार्जर बेंच की उस हैयत को देखते हुए उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज इब्तदाई समाअत के बाद ये बात वाज़ह तौर पर नजर आने लगी है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर के जो इख्तियारात हैं, जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करने जा रही और वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है। मैंने ट्वीट भी किया था कि स्पीकर रवायात के मुताबिक जब 25 मार्च को इजलास बुलाएंगे तो रवायत यही है कि उस दिन तलावत है, उस दिन नात है और उसके बाद जो एक रुकन फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है और फिर इजलास मंडे तक यानी 28 मार्च तक मुलतवी हो जाएगा और उसके बाद फिर 3 दिन बाद जब 28 मार्च को इजलास दोबारा होगा तो अदम एतमाद टेबल होगी, फिर उसके ऊपर 3 दिन तक बहस होगी जो कि आइन कहता है और उसके बाद ये मामला 31 मार्च के आगे चला जाएगा यानी 1 अप्रैल या उसके बाद किसी भी दिन जो है वोटिंग हो सकती है। और करीने की आस यही है कि क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल है और इस दिन जुम्मा भी है तो इन दोनों की जो है वो आप अहमियत अच्छी तरह से समझते हैं अपोजिशन के लिए भी और पीडीएम के लिए कि जुम्मे वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे होते हैं वो माजी में उसको किस तरह से जो है अपोजिशन ने लिया। तो ये वो सारा मामला था जिसके बाद इनके चेहरे लटक गए, ये घबरा गए, ये राब्ता हुआ। मरियम नवाज ने उन्हीं अपने स्लीपिंग सेल को एक मरतबा पर एक्टिव किया, जो स्लीपिंग सेल उनके बड़े एंकर वेले कलम निगार मुलाजिम दानिश्वर जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनके साथ उनका राब्ता हुआ और फिर उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ राब्ता किया और फिर हुकूमती जरिए के मुताबिक इस किस्म का एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि पहले हम आपके सामने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त रखते हैं। 17 सुप्रीम कोर्ट के जज इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो सबसे सीनियर जी बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जो कि डेफिनेटली इस बेंच की सरबराही करेंगे जो लार्जर 5 रुकनी बेंच बनेगा। क्योंकि इब्तदाई समाअत आज इस केस के मामले से हुई सुप्रीम कोर्ट बार का, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों मामलात को साथ मिलाकर सुनेंगे। तो इसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे इस फैसले में जो है वो इस समाअत के दौरान। तो बिल्कुल इसी तरह से जो रवायात हैं आइनी और कानूनी और जो सुप्रीम कोर्ट की अदलिया की और जो वकला का भी ख्याल है उसके मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर तो उस बेंच का हिस्सा होंगे ही। और आज जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी सामने आए वो उसके बाद अपोजिशन चौंक गई, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आइन और कानून के मुताबिक तो ज़ाब्ते के मुताबिक तो जो वोट है वो इंडिविजुअल का तो है ही नहीं, वो तो पार्टी का वोट है, रुकन का वोट नहीं है, वो तो पार्टी का रोक है और वो तो पार्टी का वोट है और पार्टी की अमानत है। जिसके बाद फिर जो है वो बिजलियां कुछ चमकी अपोजिशन के जहनों के अंदर और फिर उन्होंने फौरी तौर पर यह प्लान तरतीब दिया। मरियम नवाज फ्रंट फुट पे आई और उन्होंने यह सारा मामला रखा कि फिर इसको इस तरह से डील करें ताकि यानी गोया उन्होंने पाक फौज के बाद अब अदलिया को तकसीम करने की एक और खौफनाक साजिश दोबारा से की है। तो मैंने आपको बताया उमर अता बंदयाल हैं, फिर उनके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा हैं एक सीनियर जज, और उसके बाद जनाब कुछ जजेस के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस काजी अमीन 25 मार्च को रिटायर हो रहे हैं 80 साल। जस्टिस मकबूल बाकर 4 अप्रैल को 80 साल रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस मजहर आलम 13 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस सजाद अली शाह 13 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। तो जनाब जस्टिस सजाद अली शाह के अलावा जो बाकी तीनों ऊपर के जजेस हैं वो आइंदा तकरीबन 100 दिनों के अंदर जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में भी और जो दीगर जजेस हैं आपको पता होगा कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि उस वक्त भी एक जज थे जो कि बहुत जल्द रिटायर होने जा रहे थे जब जस्टिस काजी फायज ईसा केस का फैसला आया, और बाद में उसके ऊपर जजेस के रिमार्क्स भी आए कि रिटायर होने वाला जज किस तरह से मुख्तसर फैसला दे के जा सकता है और फिर तहरीरी फैसले के ऊपर साइन कर सकता है। तो ये मामला भी क्योंकि आगे की जानिब बढ़ना है हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिन जजेस का मैंने आपके सामने नाम रखा जो कि रिटायर हो रहे हैं जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम, और जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम वो दोनों जजेस हैं जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा वाले मामले में उनके साथ थे जब वो फैसला आया था, उन्होंने उनके हक में फैसला दिया था। तो गोया ये जजेस जो है वो नजर मुझे नहीं आ रहा इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, रवायात के मुताबिक कि ये इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। आगे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन हैं, जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर हैं जो वो तो होंगे ही, उसके अलावा जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, और मेरी जो
جو میری جو آبزرویشن ہے اور جس طرح سے میں تمام تر ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں، میں جو ہے کسی بات کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ ان 2 ججز کے علاوہ باقی 3 ججز کون سے ہوں گے، لیکن میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ججز جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جیا آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 ججز تو ہوں گے، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر، اور یہی اسی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم دانشوروں کے قریب سمجھے جانے والے وہ ملازم صحافی جو مریم نواز کے قریب بھی ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریب بھی ہیں، وہ یہی گن جو ہے وہ لینے کے لیے گئے، اور اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ 5 رکنی لارجر بینچ میں کون کون لوگ شامل ہیں تو اس کے بعد پھر اس تمام تر معاملات کو اپنے حساب سے منور کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو اگر وہ بھی ہیں یا دیگر ججز ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام رکھے، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہی جو ہے وہ کم از کم ان کے ریمارکس اس قسم کے آ جائیں وہاں سے، یا کوئی اس قسم کا ایک ماحول پیدا کر دیا جائے کہ یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اگر اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کرتے، جو کہ اختیار ہے جسٹس عمر عطا بندیال کا، وہ اگر انہیں شامل نہیں کرتے، یا جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ کو شامل نہیں کرتے، وہ اگر جسٹس منیب اختر اور جسٹس عمر عطا بندیال خود اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک اور ایک کسی اور جج کو شامل کر کے کوئی 5 رکنی بینچ اگر بنا لیتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ یہ جو منصوبہ سامنے آیا ہے، اس کی جو ڈاٹس ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ایسی صورت میں پھر واقعی اس کو متنازع جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، متنازع بنانے کی سازش کی جائے گی، اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔